रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। योर सर्च एंड्स हियर। घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. or visit teamsabharwal.com. योर सर्च एंड्स हियर। आवर एफएम 91.9 सुन रहे सभी लिसनर का एक बार फिर तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत। और आपकी और हमारी इंतजार की घड़ियां हो गई खत्म जी, बिल्कुल। और पीके सबरवाल साहब हर बुधवार की तरह, वेडनेसडे की तरह ठीक टाइम पे हमारे साथ हैं और आपके सवालों के जवाब भी देंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत भी होगी, आपके फायदे की होगी। ये इन्फॉर्मेशन जरा ध्यान से नोट करें। सर जी वेलकम, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून रणबीर जी एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। जी रणबीर जी। जी, और आज सर काफी बातचीत, काफी क्वेश्चंस भी हैं और लिसनर्स के और हमारे भी हैं। और एक तो देखो जो इन्फ्लेशन की कल जो रिपोर्ट आई है, मैं चाहता हूं कि इसका आपका नजरिया, क्योंकि आपका तजर्बा बहुत ज्यादा है, क्या पड़ेगा रियल एस्टेट पे मार्केट में, क्या असर होगा। और उसके बाद एक रिपोर्ट और थी कि कंस्ट्रक्शन बहुत कम हो चुकी है, इसको आप कैसे देखते हो, क्या हाल होगा और कितना फर्क पड़ेगा, कितनी देर तक ये असर रहेगा। ये दो तीन कुछ चीजें हैं, वन बाय वन वी विल डिस्कस। जी रणबीर जी, एक तो बड़ी खुशखबरी ये हुई कि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो 2.9 में जो मार्च में थी वो कम होकर अप्रैल में 2.7 आ गई। मतलब कि जो बैंक ऑफ कनाडा अपना टारगेट में ठीक चल रहा है, बिल्कुल जबरदस्त। और सबसे बड़ी बात यह है कि नॉट ओनली वो नीचे आई है मार्च अप्रैल में, 4 महीने लगातार कोर इन्फ्लेशन नीचे की तरफ जा रही है, 4 महीने, विच इज अगेन ए वेरी गुड साइन। इससे ये साबित होता है कि बैंक ऑफ कनाडा जो है वो अपने टारगेट में बिल्कुल ठीक चल रहा है और उनका जो एक्शन है वो बिल्कुल ठीक है। ये जो इंटरेस्ट रेट जो कम हुआ, सॉरी इन्फ्लेशन जो कम हुआ, उसका इंटरेस्ट रेट के ऊपर 6 बैंक जो हमारे मेन है उनका दोनों का नजरिया, 3 बैंक अलग अलग है। रॉयल बैंक, CIBC और बीमो ये कह रहा है कि अब इसका असर ये होगा कि जून में इंटरेस्ट रेट ये लोग कम करेंगे, 5 जून को। दूसरी तरफ TD बैंक और नेशनल बैंक और स्कॉशिया बैंक कह रहे हैं कि अभी भी वो सोच रहे हैं कि जुलाई की तरफ जाएगा। लेकिन ये 6 के 6 बैंक और CMSC और बाकी के कुछ इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट वो ये कह रहे हैं कि उनको अब उम्मीद हो चुकी है कि इस बार ये मिनिमम 2 बार या मैक्सिमम 3 बार इंटरेस्ट नीचे आएगा। अच्छा, पूरे साल 3 बार? ये 2024 के एंड तक मिनिमम 2 बार, नहीं तो 3 बार नीचे आएगा, 0.75% नीचे आएगा। अच्छा। और इससे बड़ी खुशी की बात एक और ये है कि वो कह रहे हैं कि अब क्योंकि ये अपने टारगेट की तरफ जा रहे हैं तो अब ये US फेड की इंतजार नहीं करेंगे, ये उनसे पहले ही इंटरेस्ट रेट कम करना शुरू कर देंगे। और ये एक सबसे बड़ी एक बात थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये हमेशा US के पीछे पीछे चलते हैं। लेकिन अब जो है, क्योंकि US रिजर्व जो है ना, फेडरल रिजर्व, उम्मीद की जा रही है कि वो सितंबर से पहले इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं करेंगे। तो डर ये लगा हुआ था कि भाई ये भी कहीं सितंबर तक ना रुक जाए। लेकिन अब ये, क्योंकि बहुत बड़ा एक ना रणबीर जी, सिर पे एक बड़ा भारी बोझ है बैंक ऑफ कनाडा के, जो इसका मॉर्गेज रेन्युअल्स आ रहे हैं, जो कमर्शियल जो बिजनेसेस के अंदर डेलिक्वेंसीज आ रही हैं और रेजिडेंशियल के अंदर रेन्युअल्स आ रहे हैं, उसके अंदर डेलिक्वेंसीज आ रही हैं। और एक किस्म से रिसेशन तो नहीं है पर रिसेशन वाला एक स्लो इकोनॉमी बनी हुई है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि भाई इंटरेस्ट रेट को जल्दी से कम किया जाए। इसको जब इन्होंने फिगर दी, इन्होंने CMSC ने, कि इंटरेस्ट रेट इसलिए नीचे लाना भी जल्दी बनता है क्योंकि हमारे इन्फ्लेशन के अंदर जो बहुत बड़ा हाथ है वो मॉर्गेज कैरी करने का है। मॉर्गेज कॉस्ट 24.5% जो ईयर ओवर ईयर मॉर्गेज इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बैलून करी है, बढ़ी है। तो उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो क्यों ना इंटरेस्ट रेट कम करें, वो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली वहां से कम आएगी। और दूसरा रेंट जो ऊपर बढ़े 8.2%, गैसोलीन है तीसरे 6.1%। तो उनका मानना है कि इंटरेस्ट रेट कम करने से मॉर्गेज इंटरेस्ट कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम होगी और उसका इन्फ्लेशन में पॉजिटिव असर पड़ेगा। ये बातें 2-3 बड़ी अच्छी खबर कल से मैं बार बार
लगातार देख रहा हूँ, अलग अलग इकोनॉमिस्ट को देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो मुझे ये बात जरा बहुत अच्छी सी लग रही है। जी। और पीके साहब, आरिफ साहब ने भी टेक्स्ट मैसेज किया है और उन्होंने बेस्ट विशेस दिए। पहले तो आपको कहते हैं जी, काफी देर से मैं प्रोग्राम सुनता हूँ। और आरिफ साहब कहते हैं कि जब हमने बिल्डर को दिया था एक, कहते हैं ना अप्रूवल लेटर देते हैं बैंक से लेके, जी 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 जी। तो अब कहता है मेरे क्लोजिंग आने वाली है अगले साल, तो उसके बाद तो अप्रूवल वो तो मेरा होगा नहीं, मॉर्गेज नहीं हो पाएगी, तो क्या करेंगे? अगले साल तो इनको बोलो खुश हो जाओ, अगले साल तक वैसे ही इंटरेस्ट रेट 4-5 बार कम नीचे आ जाएगा। तो एवरीथिंग इज ओके। आई नो 4 साल अब आ रही है लोगों को, क्योंकि जिन्होंने प्री अप्रूवल दिया था वो दिया था 2% इंटरेस्ट रेट के ऊपर, 1.5% के ऊपर, 1.25 के ऊपर। अब कई लोग, बाकियों के लिए भी आंसर मिल गया। कई लोग मुझे क्वेश्चन करके पूछते हैं, हमने जब दे दिया था तो दोबारा क्यों मांग रहे हैं? दोबारा इसलिए मांग रहे हैं कि तब प्राइम मान लीजिए 1.25 था, आज प्राइम 7.2 है, तो वो दोबारा मांग रहे हैं। प्लस अपने आप को बिल्डर सिक्योर कर रहे हैं कि भाई किसी हालत में हमारी क्लोजिंग हो जाए, ये ना हो कि हम चाबी पकड़ा दें, ऑक्यूपेंसी दे दें और कल को क्लोजिंग ना कर पाए तो हमारा अपार्टमेंट भी खराब हो जाए और फिर झगड़े में बात पड़ जाए। सही बात है जी जी जी, जी। और बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट साहब। और दूसरी बात है, अभी भी लोगों ने प्रॉपर्टीज होल्ड करनी है जिन्होंने बेचनी है, और कहते हैं पीछे जी लोगों ने कहा था कि शुरू हो चुकी है मल्टीपल लिस्टिंग, इज राइट के अभी भी है? नहीं, नहीं, वो मल्टीपल वाले रुझान आया था 1 महीने का, लेकिन वो फिर ठंडा पड़ गया इसका जबरदस्त। और क्योंकि देखो लोगों की जेब से, पॉकेट से पैसे निकल गए और अभी ये रेन्यूअल्स आ रही हैं, ये चीजें बहुत तंग कर रही हैं। देखो मैं कुछ बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट उनकी अगर कुछ बात बताऊं आपको, कि जो सेल है वो बुरी तरह गिर चुकी है, हाउसिंग स्टार्ट बुरी तरह गिर चुके हैं, हाउसिंग सप्लाई जो है वो भी अच्छी नहीं है। बायर मार्केट में, ये बायर्स मार्केट है पर बायर ही नहीं है, क्योंकि वो पास ही नहीं हो रहे। तो इस चीज ने बड़ा बुरा हाल कर रखा है एक किस्म से, मैं तो कहूंगा रियल एस्टेट का। और ये चीज बैंक ऑफ कनाडा गवर्नर साहब के निगाह में है, और जिसकी वजह से वो, मुझे लगता है कि अब इंतजार नहीं करेंगे फेडरल का, यूएस फेडरल का, वो इसका इंटरेस्ट रेट जल्दी 70% मैं 5 जून मान रहा हूँ, और उसके बाद नहीं तो फिर जुलाई। तो जो कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे कि कंस्ट्रक्शन अभी बहुत ज्यादा स्लो हो चुका है, अरे वो तो क्या बताऊं आपको, मैं एक फिगर देता हूँ। 60 नए प्रोजेक्ट, 60 प्रोजेक्ट, 60, 6 नहीं, 16 नहीं, 60, 21,000 यूनिट होल्ड में चले गए। आप सोचो रणबीर जी, 21,000 यूनिट जो लोगों ने रहना था वो होल्ड में चले गए। आप समझ लो कि 1 साल के बाद क्या प्रॉब्लम आने वाली है। सप्लाई नहीं, लोग खरीदने वाले होंगे और बेचने वाले नहीं होंगे, सप्लाई शॉर्टेज 1 साल के बाद तो नहीं होगा, पर शुरुआत 1 साल के बाद हो जाएगी ना। आज एक्सेस इन्वेंट्री है मार्केट के अंदर। आज मैं लोगों को कहूंगा होल्ड कर लो, क्योंकि टाइम आने वाला है। आज इन्वेंट्री मार्केट में बाढ़ जैसे आई हुई है, और यही जब आज जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट रुकी हुई है, तो आप लगा लो हिसाब 1 साल के बाद से अगले 4-5 साल तक क्या हाल होने वाला है। यहीं से आप अंदाजा लगा लीजिए। देखो सीएमएससी ने डाटा दिया है कि अर्बन ओंटारियो के अर्बन जो एरिया है वहां पर हाउसिंग स्टार्ट 37% कम हो गई है। 37%। लोएस्ट लेवल 2018 के बाद। अब आपको मैं एक फिगर और देता हूँ, बड़ी डराने वाली, आप बोलोगे डराने के लिए आ गया पीके। तो 2009 को छोड़ दिया अगर 2-4 महीने को, तो ये हाउसिंग की सेल जो है कंडोमिनियम की 2090 के बाद लोएस्ट है। 1990 के बाद, 1990 के बाद पिछले 34 इयर्स में लोएस्ट है ये। 34 इयर्स, 1990, छोटा सा पीरियड 2-4 महीने का आया था 2009 में, उसको अगर हटा दो तो सर दिस इज समथिंग मेरे हिसाब से। और ऊपर से सरकार क्या बात करती है कि 5,50,000 हम नए घर बनाएंगे। अरे यार फेडरल, तुम 5,50,000 की बात कर रहे हैं, बनाएंगे 1,33,000 तो वर्कर ही रिटायर होने वाले हैं बाय द ईयर 2033, कंस्ट्रक्शन वर्कर। अभी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, कनाडा को 1,60,000 न्यू कंस्ट्रक्शन वर्कर चाहिए, जबकि 1,33,000 रिटायर हो रहे हैं। मतलब ये फिगर अच्छी नहीं है, डराने वाली फिगर है। और मैं ये बता दूं, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जो होगा साल के बाद वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि आग लगेगी फिर प्राइजेस को, फिर प्राइजेस बढ़ेंगे, फिर इंटरेस्ट रेट कम होने से अफोर्डेबिलिटी तो हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ से जब अफोर्डेबिलिटी हो जाएगी तो बाइंग ज्यादा बढ़ जाएगी। जब बाइंग बढ़ेगी, पीछे सप्लाई कम है, जब सप्लाई कम है तो प्राइस फिर बढ़ जाएगा। ये मेरा मानना है। बाकी तो इतना जंप नहीं होना चाहिए, लेकिन अब देखो सीएमएससी ने क्या दिया था ना कि बाय द ईयर 2026 2026 20% प्राइस जंप की उम्मीद है उनको ऑल ओवर कनाडा। 20%।
ये 26 तक का आंकड़ा ना? 20%। है जी, ये 26 तक 2026 तक 2 साल भी कहाँ रहे, 1.5 साल। 2026 तक वो कह रहे हैं कि 20%, और आरबीसी कह रहा है वो गलत कह रहे हैं। आरबीसी कह रहा है इससे ज्यादा बढ़ेंगे। पर क्योंकि 20% supply नहीं है ना पीके सर। साहब, जैसे मिलियन का मकान है किसी का तो 20.5 में हिस्सा आ गया तो 1.2 को आ जाएगा, इतना फर्क पड़ जाएगा लगता है। 1.2 यही तो डर है, यही इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अब बैंक ऑफ कनाडा के पास चॉइस नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि अब हमको इंटरेस्ट रेट कम करना ही है, क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। वो अब फेडरल गवर्नमेंट की भी, यूएस फेडरल की भी वो वेट नहीं करेंगे। उन्होंने देखो सीधी सी बात है, इन्फ्लेशन होगी, जब हमारा इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लूनी नीचे आ जाएगी यूएस डॉलर के मुकाबले। ठीक है। पर अब इसके ऊपर जो है कैपिटल इकोनॉमिक्स वो ये कह रहे हैं कि 10% भी अगर लूनी नीचे आती है मैक्सिमम, जो कि नहीं 3 सेंट के नीचे आने की उम्मीद है, लगभग 4%, तो हमारे जो गुड्स के प्राइसेस हैं लगभग 2.5% बढ़ जाते हैं। ठीक है। फिर भी इट विल इफेक्ट पॉजिटिवली टू द इन्फ्लेशन। तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, 70 तक जाने के लिए हम तैयार हैं। अभी तो 73 के आसपास है लूनी, 70 तक जाने के लिए तैयार है। 70 तक जाने के लिए 3 बार भी अगर इंटरेस्ट नीचे कम करते हैं तो ये अलग अलग फिगर्स है। मैं पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। टीडी बैंक की देखो रिपोर्ट जो है वो कह रहा है कि बैंक ऑफ कनाडा हैज डन एनफ टू ब्रिंग इन्फ्लेशन बैक टू द टारगेट। बहुत अच्छा काम किया, और नाउ इट शुड कट रेट रिगार्डलेस of whether the Fed cuts the rate or not। ये टीडी बड़े बड़े बैंक बोल रहे हैं इन बातों को, और ये सारी बातें हमारे बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर के कान में जा रही हैं। ऐसी बात नहीं है, वो देख रहे हैं कि आगे क्या हाल बुरा होने वाला है। तो इसीलिए मेरे को बहुत इस वक्त पॉजिटिव है। कल जब मैंने इन्फ्लेशन की रिपोर्ट देखी तो मैं बहुत पॉजिटिव हुआ कि एक बड़ा अच्छा सिंगर भी है, दुख भरे दिन बीते रे भैया सुख भरे दिन आए। पर ओवरऑल पीके साहब, आप ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट को फ्यूचर में मतलब इस साल के एंड तक कैसे देख रहे हो? ओवरऑल यदि बात की जाए तो कभी एक कल भी मैसेज आया था मुझे किसी का कि कहते कि अभी चांसेस कभी हो सकते हैं, बायर मार्केट हो सकती है कभी कि नहीं, कि अभी भूल जाइए। बायर मार्केट सर ऑलरेडी हो चुकी है, बायर मार्केट ऑलरेडी हो चुकी है, पर बायर ही नहीं है ना, क्योंकि उनकी अप्रूवल नहीं हो रही। हाँ। आप ये देख लेना, ये मार्केट इस साल के एंड तक ग्राफ ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। जैसे इंटरेस्ट रेट कम होगा, अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी, बायर्स मार्केट में आ जाएंगे। इन्वेंट्री की शॉर्टेज है। मैं ये बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग आज बेच रहे हैं मजबूरी में, वो किसी तरीके से 5-7 महीने 8 महीने मजबूरी और बना लें। अच्छा। क्योंकि आज लॉसेज में मत जाएं, और खास करके वो लोग जो प्री कंस्ट्रक्शन में गए हैं, ये टाइम बुरा आया है, इसका बेनिफिट लें ना कि लॉस लें। अगर आप इसमें असाइनमेंट में भेज देते हैं, $2-2 लाख डिपॉजिट फॉरफिट कर रहे हैं, या बोल रहे हैं जी मेरे को महीने का $1,000 कम हो रहा है, $2,000 माइनस हो रहा है किराया जाने के बाद, ये सब आप क्लेम कर लेते हैं एक्सपेंसेस बाद में सरकार से। ये बाद में क्लेम हो जाते हैं सारे। लेकिन अगर इस वक्त आप अपने आप को होल्ड करिए, ये टेम्परेरी एक फेज आता है जो आके निकल जाता है, और ये आना भी जरूरी है, ये आना भी जरूरी है। स्पेकुलेटर्स मार्केट से बाहर निकल जाते हैं, और ये फेज आता है और निकल जाता है, और आपको पता चल जाएगा और 8-10 महीने के अंदर यस ये टाइम जो है ना ये बढ़िया आ गया, इसको होल्ड कर लो, रोक लो। ये 1-1.5 हजार 2,000 का देखो, कैपिटल गेन हम करते रहते हैं। कैपिटल गेन का पूरा मतलब क्या है कि कैपिटल अगर गेन हुआ तो आप टैक्स दे रहे हैं, अगर कैपिटल लॉस हुआ तो उसको अगले गेन में आप रिकवर कर सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस सारे रिकवर कर सकते हैं, खर्चे में डाल सकते हैं, इट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो ये बात समझानी बहुत जरूरी है, और मुझे लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी विद इन ए मंथ शायद मेरे को एक सेमिनार करना पड़ेगा इसको समझाने के लिए कि ये कैसे काम होता है। अक्सर लोग डर जाते हैं, मेरे से हो नहीं रहा जी, मेरे से जेब से 2,000 महीने का जा रहा है। अरे भाई 2,000 महीने का जा रहा है, तुम्हारा प्रिंसिपल भी तो उतर रहा है, कर्जा तो उतर रहा है। चलो अगर ऑक्यूपेंसी में है तो फिर कर्जा नहीं उतर रहा, पर ये एक्सपेंस है विच यू कैन क्लेम। पर ये होल्डिंग कैपेसिटी, मैं इसीलिए बोलता हूँ, जो मेरा एक सेमिनार था जिसमें मैंने होल्डिंग कैपेसिटी के ऊपर बात की थी, वो यही बात थी जो अब सामने आ रही है। तो अभी सुरेंद्र जी क्या कह रहे हैं कि पीके साहब वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन, ऑल द बेस्ट टू यू एंड हमेशा हम सुनते हैं। और कहते हैं कि आप, मैंने पहले भी एक बार इधर पहले सवाल पूछा था, तो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू आंसर मी। जैसे आपने कहा कि एज यू सेड के प्लीज होल्ड इफ यू कैन फॉर 6 months, तो अभी मेरा जो प्रॉपर्टी है वो बेसमेंट चढ़ा हुआ है और ऊपर वाला अभी खाली है, तो आई वॉज प्लानिंग टू लिस्ट इट। शुड आई, यदि मैं रेंट पे देता हूँ फिर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो व्हाट डू यू सजेस्ट? कर लो, 1 साल रुक जाओ, मैं तो रुकूंगा। अच्छा, मैं रुकूंगा,
बिल्कुल रुकूंगा। और ऊपर वाला देखो, नीचे वाला तो खाली नहीं हुआ ना, प्रॉब्लम तो नीचे वाले में आती है ना। हाँ। जब आदमी कोई खरीदता है घर, उसने तो ऊपर मूव करना होता है। जब उसने वो मूव करना होता है तो ऊपर वाले का तो आप N12 दे देते हो कि जी जो आ रहा है बायर वो वहां पर मूव करेगा, तो इजी हो जाता है ऊपर वाला खाली कराना। प्रॉब्लम कई बार नीचे वाले को खाली कराने की आती है, जिसमें कि जो बायर है वो कहता है जी मैं तो मूव नहीं करूंगा, जो तो मैं किराए पे दूंगा। तो या तो ना इनका नीचे वाला खाली करके चला गया हो तो चलो फिर भी हम दूसरे तरीके से सोच सकते थे। तो नीचे वाला तो अभी भी बैठा हुआ है या साल बाद तक बैठा रहेगा। मेरे हिसाब से इनको रेंट पे चढ़ा के 1 साल रुकना चाहिए। मैं रणबीर जी खुद इतना टाइट हूँ इस वक्त, खुद बता रहा हूँ, पर मैंने सब प्रॉपर्टी को रोक के रखा हुआ है। अच्छा। मैं बिल्कुल नहीं बेचूंगा कोई प्रॉपर्टी, बल्कि मैं खरीद रहा हूँ। मैं इतना टाइट था, घर से भी डांट पड़ गई मेरे को वाइफ से, क्योंकि अभी आप टाइट करते जा रहे थे। तुमने 10 दिन पहले, मैंने भी 10 दिन पहले मैंने एक और ले लिया। अच्छा। क्योंकि अभी आप 2 दिन पहले टाइट कर रहे थे, आपने फिर ले लिया। एक कोई छोटा सा लिया मैंने 6.5 लाख का, पर आपने फिर ले लिया। मैंने कहा अभी क्या करूं, लालच मार जाती है। नहीं देखो, आप पता कि आप इस मार्केट को ना पूरा समझते हो, आपको पता है कि बाय कब करना चाहिए, सेल कब करना चाहिए। दैट्स व्हाई यू टेक रिस्क आल्सो। और जिंदगी में, बिजनेस में साहब कमाता वही है जो रिस्क लेता है, जो मैंने समझा। जी थैंक यू। और दूसरी बात ये होती है, जब जिन्होंने मेरे थ्रू लिया है ना, उनसे मैं लड़ रहा हूँ। 2-4 हैं जो कि डरे हुए हैं, उनसे मैं लड़ रहा हूँ कि यू कैन अफोर्ड टू होल्ड इट, चाहे आपको बी लेंडर से लेना पड़े, इसको होल्ड करो, मैं नहीं बेचने दूंगा। लेकिन जब दूसरे क्लाइंट्स आते हैं, दूसरे एजेंट के थ्रू बाय करके, उनसे मैं नेगोशिएट कर सकता हूँ। क्या बात। मैं करता भी हूँ, क्योंकि मैं भी बिजनेसमैन हूँ, उनसे मैं नेगोशिएट करता हूँ। बोलो भी डिपॉजिट छोड़ना है सारा का सारा, मैं ले लेता हूँ। तो वो आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि मेरी उनके लिए कोई कमिटमेंट नहीं है किसी किस्म की। लेकिन जब मेरे क्लाइंट आते हैं, मैं लड़ पड़ता हूँ कि मैं नहीं बेचने दूंगा किसी हालत में भी, चाहे मेरे को थोड़ी फाइनेंशियली हेल्प करनी पड़ रही है, कुछ भी करना पड़ रहा है, मैं नहीं बेचने दूंगा। क्योंकि यही लोग साल के बाद मुझे आके कहेंगे कि पीके जी हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने रोक लिया। क्या बात है, वेरी नाइस। पीके साहब इतना मजा आता आपसे बात करके, टाइम का पता नहीं चलता। लेकिन मैं कहता हूँ जो प्रोजेक्ट अभी जो सजेस्ट करना चाहते हो, लास्ट टाइम आपने कहा था कि अभी बिल्डर्स बहुत बड़े मोटे डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कोई आप रेफर करना चाहोगे कोई? जी ऐसे डिस्काउंट हैं जो रणबीर जी मैंने अपनी लाइफ में तो कभी नहीं देखे थे। बिल्डरों के ऐसे, पहले तो रीसेल की बात करता हूँ। रीसेल के अंदर हमने बता ही दिया कि इस वक्त बायर नहीं है, तो रीसेल के अंदर बड़ा अच्छा नेगोशिएशन है आपका। बायर के लिए बात कर रहा हूँ, और सेलर के लिए मैं बोल रहा हूँ होल्ड कर सकते हो तो होल्ड कर लो, और बायर को कह रहा हूँ कि आप जितना नेगोशिएट करते कर लो। और अगर सेलर के बाद दोबारा जाता हूँ कि अगर वो कहता जी मैं होल्ड कर ही नहीं सकता, तो एक दिन आपको महंगा पड़ेगा, इमीडिएटली भेज दो। 1 लाख 2 लाख 3 लाख मत देखो, अगर बड़ा घर है निकाल दो, खत्म करो, टेंशन वो ज्यादा बुरी है। ये तो हो गया रीसेल के अंदर। बाकी इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐसे डिस्काउंट्स, ऐसे इंसेंटिव्स मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे थे। रणबीर जी बिल्डर से नेगोशिएट करने के बाद लाख 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कॉन्डो, वो हमने नेगोशिएट कर लिए, लिख के ले लिए। उसके बाद 2-2 साल की मॉर्गेज तक भी हमने नेगोशिएट कर ली। और मजेदार बात है, जब क्लाइंट मेरा साइन कर रहा होता है ना, तो मैं कहता हूँ रुक जा यार, मैं एक झटका और देता हूँ। फिर मैं कॉल करता हूँ वाइस प्रेसिडेंट को कि मेरे पास ड्राफ्ट पड़ा हुआ है, इसमें इतने और कम कर दे यार। वो कहता कर दिए। ये ऐसे बैठे हो रहा है, मतलब ये मैंने तो अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। और इसका बेनिफिट उठा लीजिए, प्रोवाइडेड आपकी क्लोजिंग मिनिमम 2026 के एंड या 27 में होनी चाहिए, उससे पहले की क्लोजिंग मत लेना। वाह, बिल्कुल सही कहा जी आपने। 6472994757 6472994757 है पीके साहब का नंबर। और पीके साहब और कुछ एनी टिप्स, एनी सजेशन यू वांट टू गिव? बस जी, मैं थैंक यू वेरी मच रणबीर जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात रख लेता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि डोंट पैनिक, इफ यू आर बाइंग दिस इज द टाइम, इफ यू आर सेलिंग होल्ड ऑन टू इट। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दोबारा कभी नहीं आएगी। आज जो हम बिल्डर्स ले रहे हैं, बिल्डर भी सियाने हैं। आपको पता है जब बिल्डरों के आगे हम लाइन लगा के खड़े होते थे, शाम तक वो $50,000 बढ़ा देते थे। आज हम शाम तक $50,000 कम करवा रहे हैं। आज बिल्डर हमारे आगे लाइन लगा के खड़ा हुआ है, तो इसका बेनिफिट उठा लो, प्रोवाइडेड द क्लोजिंग इज मिनिमम 2 years। थैंक यू वेरी मच रणबीर जी। और मेरा नंबर है 647-299-4757 647-299-4757। You can text me and I'll call you back. Thank you sir, wish you all the best। बहुत मेहरबानी, टेक केयर सर।